सुप्रभात बच्चों, आप सबों का उन्नयन बांका बिहार में स्वागत है। मैं रघुवीर कुमार प्लस 2 उच्च विद्यालय पटवा श्री पाथर धोरैया में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बच्चों क्लास 11th का पहला अध्याय समुच्चय सिद्धांत के बारे में जानेंगे। समुच्चय सिद्धांत के बारे में जानेंगे और समुच्चय सिद्धांत के बारे में सबसे पहले हम लोग जानते हैं समुच्चय। समुच्चय का संधि विच्छेद, सम जोड़ उच्चय, इसका अर्थ हुआ एक साथ उठाना या एक जगह इकट्ठा करना। तो और समुच्चय का जो खोज किए हैं ये जॉर्ज केंटर हैं, जो एक जर्मन गणितज्ञ हैं, जो 1870 ईस्वी के आसपास इस सिद्धांत की नींव को रखी और बाद में डेडेकाइंड ने भी केंटर के साथ मिलकर समुच्चय सिद्धांत के विकास में योगदान दिया। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि ये समुच्चय जो है, ये समुच्चय शब्द क्या है। तो समुच्चय शब्द कोई नया शब्द नहीं है। समुच्चय शब्द जो है ये प्रयोग, समुच्चय शब्द का प्रयोग बोलचाल की भाषा में बहुत पहले से होते आ रहा है। जैसे हम लोग बोलते हैं टी सेट, लेमन सेट, सोफा सेट, डिनर सेट, कपड़ों का सेट, किताबों का सेट, प्रश्नों का सेट आदि आदि। अर्थात समुच्चय शब्द से हमेशा समूह का बोध होता है। समुच्चय शब्द से क्या होता है? हमेशा समूह का बोध होता है। अब हम समुच्चय की परिभाषा के बारे में जानते हैं। समुच्चय की परिभाषा तो बच्चों हम लोग ये जानेंगे, समुच्चय शब्द जो है यह गणित में बिल्कुल अपरिभाषित शब्द है। तो अपरिभाषित है, लेकिन फिर भी इसको समझने के लिए हम लोग इसकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यहाँ एक शब्द आ रहा है सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का अर्थ क्या होता है? तो सुपरिभाषित का मतलब हुआ कि संग्रह के वस्तु एक दूसरे से भिन्न हो। जैसे सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं सभी प्राकृत संख्याओं का समूह, सभी पूर्णांकों का समूह, किसी विशेष विद्यालय में शिक्षकों का समूह, मुंशी प्रेमचंद्र के द्वारा लिखित उपन्यासों का समूह। तो ये समुच्चय हुआ। लेकिन आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ और भी उदाहरण एग्जाम्पल्स हम दिए हुए हैं। जैसे तेज विद्यार्थियों का समूह, मोटे लड़कों का समूह, खतरनाक जानवरों का समूह, विद्वान व्यक्तियों का समूह, विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का समूह। तो यह भी समूह है, बट ये समुच्चय नहीं है। ये जो है ये समुच्चय नहीं है, समूह है लेकिन समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? तो क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तेज, मोटा, खतरनाक, गोरा, काला, उजला, विद्वान, खतरनाक, ये सब का जो है कोई मापदंड नहीं है कि हम कहाँ से कहाँ तक के विद्यार्थी को या किस व्यक्ति को तेज कहेंगे, कि कैसे व्यक्ति को हम लोग काले के गिनती में लेंगे, कैसे को सुंदर के गिनती में लेंगे। तो ये सब का कोई मापदंड नहीं है। और आगे अब हम लोग देखते हैं समुच्चयों का निरूपण। तो समुच्चयों का निरूपण, समुच्चयों को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों ABCD डॉट डॉट इत्यादि से सूचित किया जाता है। उसके बाद है साथ ही समुच्चय के अवयवों या सदस्यों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों ABCD इत्यादि से सूचित करते हैं। और याद रहे बच्चों, समुच्चय के सदस्यों को हमेशा मंझोले कोष्टक यानी करली ब्रैकेट के अंदर एक एक करके रखते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे A = ABCDE, तो इसमें ये जो ABCD ये ई है, ये समुच्चय का सदस्य हुआ और ए समुच्चय कहलाया। तो उसके बाद हम लोग कुछ विशेष प्रकार के
इसके बाद हम लोग कुछ विशेष प्रकार के समुच्चयों का निरूपण देखेंगे। निरूपण देखेंगे क्या? जैसे प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम लोग n से सूचित करते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को i या z से सूचित करते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r से सूचित करते हैं। उसी प्रकार परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q से सूचित किया जाता है, धन पूर्णांकों के समुच्चय को z प्लस से सूचित किया जाता है, धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को q प्लस से सूचित किया जाता है, धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को r प्लस से सूचित करते हैं। आगे आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ देखिए संकेत लिखा हुआ है, ये है एप्सिलॉन और तथा नोट एप्सिलॉन का अर्थ जानते हैं। इसी को हम लोग बिलोंग्स टू भी बोलते हैं, इसको डज नॉट बिलोंग्स टू बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं आप देखेंगे, आप जब सवाल बनाएंगे ऑब्जेक्टिव, देख इस पे ऑब्जेक्टिव भी आता है और सवाल बुक वगैरह में आप देखते होंगे तो आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा। तो इसी के सिंबल के बारे में अब हम लोग देखते हैं। तो ये जो संकेत दिया गया है सिंबल एप्सिलॉन तथा नोट एप्सिलॉन का अर्थ जानते हैं। ये इसका अर्थ होता है कि यदि कोई समुच्चय है, यदि मान लीजिए छोटा स्मॉल ए है और स्मॉल ए जो है वह समुच्चय ए का सदस्य है को हम लोग संकेत में यदि लिखेंगे, हम लोग इसे संकेत में लिखेंगे, को संकेत में हम लोग ये लिखेंगे ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यह जो स्मॉल ए है वह बड़ी ए का सदस्य है। अर्थात इसे हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं समझने के लिए, अर्थात ए इक्वल टू ए लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि ए स्मॉल ए समुच्चय ए का सदस्य नहीं होगा, समुच्चय ए का सदस्य नहीं होगा, तो इसे संकेत में कैसे लिखेंगे? तो इसे संकेत में हम लोग ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए से लिखते हैं, ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए से लिखते हैं। और इसे पढ़ेंगे क्या? ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल ए का सदस्य नहीं है, ए का सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं है। अब जैसे इस पर हम कुछ एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे एक उदाहरण ए इक्वल टू हम ले लेते हैं 1 2 3 तक ही लेते हैं और देखते हैं। तो ये जो 3 है और इसको यदि संकेत में लिखना कहे तो हम लोग इसको इतना हो, तो इसे हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3 बिलोंग्स टू ए। लेकिन यदि हम इसमें मान लीजिए 4 बिलोंग्स टू ए लिखेंगे तो क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए का जो मेंबर है, ए का जो ए में जो सदस्य है वह 1 2 3 है, 4 तो है नहीं, तो इसलिए 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक समझने में कोई परेशानी नहीं है। तो अब जो है हम लोग समुच्चयों की विधियों को देखते हैं, समुच्चय की विधियों को देखते हैं। देखिए यहाँ समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधियां होती है, समुच्चय को व्यक्त करने की 2 विधियां होती है। फर्स्ट क्या है बच्चों? तो सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि, सारणीबद्ध विधि या रोस्टर विधि, टेबुलर मेथड या रोस्टर मेथड है। और अगला क्या है? सिंबॉलिक मेथड और सेट बिल्डर मेथड, यानी गुण प्रकटीकरण विधि या समुच्चय निर्माण विधि। तो आइए बच्चों हम लोग जानते हैं कि ये जो समुच्चय को व्यक्त करने की विधियां हैं, 2 विधियां, तो पहला कौन सा विधि है? रोस्टर विधि। रोस्टर विधि या सारणीबद्ध विधि में समुच्चय को कैसे व्यक्त किया जाता है? तो आपने देखा होगा कि अभी जस्ट हम एक उदाहरण लिए थे सिंबल में, एप्सिलॉन बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू में। तो वो जो एक उदाहरण एग्जाम्पल लिए थे, ये एग्जाम्पल अभी आप देखे होंगे, ए इक्वल टू लिए थे 1 2 3। तो ये जो है
ये जो लिखने का जो तरीका है, इस विधि से जो लिखते हैं, इसी को हम लोग रोस्टर विधि कहते हैं। यानी इसको यदि परिभाषित करना चाहेंगे तो हम लोग इस प्रकार इसको परिभाषित करेंगे कि सारणी विधि या रोस्टर विधि में समुच्चय के सदस्यों को मंझोले कोष्ठक में अलग अलग लिखा जाता है। सारणी या रोस्टर विधि में समुच्चय के सदस्यों को मंझोले कोष्ठक में अलग अलग लिखा जाता है। जैसे में आप ये देख लिए, आप ये देख सकते हैं A B C D, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आइए सर आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बच्चों। अगला क्या है, गुण प्रकटीकरण विधि। गुण प्रकटीकरण विधि का मतलब होता है इसमें समुच्चय के सदस्यों को एक विशेष गुण बताकर लिखा जाता है। गुण प्रकटीकरण विधि में क्या होता है, समुच्चय के सदस्यों को एक विशेष गुण बताकर लिखा जाता है। एक विशेष गुण बताकर लिखा जाता है मतलब क्या, तो आप जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स सच दैट एक्स 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। एक और एग्जांपल लेते हैं अगला, b इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो ये जो लिखने का जो तरीका हुआ, एक्स सच दैट एक्स 5 से छोटी प्राकृत संख्या है, एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, और भी बहुत सारा चीज लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स सम संख्या एक्स सच दैट एक्स सम संख्याओं का सम संख्या है, लिख सकते हैं। एक्स सच दैट एक्स विषम संख्या है। ये बहुत सारा इस तरह से हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो एक बात याद रखना है कि ये जो तरीका हुआ ये रोस्टर विधि हुआ और ये गुण प्रकटीकरण विधि हुआ। तो दोनों में अंतर क्या है कि देखिए, रोस्टर विधि को हम लोग गुण प्रकटीकरण विधि में लिख सकते हैं और गुण प्रकटीकरण को भी हम लोग रोस्टर रूप में लिख सकते हैं। जैसे इसे हम चाहेंगे कि ये रोस्टर रूप में लिखेंगे, तो हम रोस्टर रूप में इसको लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, तो कहता है एक्स सच दैट एक्स 5 से छोटी प्राकृत संख्या है। इसका मतलब है 1 2 3 4 तक लिखेंगे। इसको यदि कहता है लिखने के लिए, इसको यदि हम रोस्टर रूप में लिखेंगे तो रोस्टर रूप में एक्स सच दैट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, 1 मिनट बच्चों, A E I O U। तो इस तरह से हम लोग समुच्चय को व्यक्त करने की विधि को भी जाने। तो ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम लोग जो है अगली क्लास में हम लोग समुच्चयों के प्रकार के बारे में जानेंगे। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं। तो आज का क्लास इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।